नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक नया वीडियो आपके सामने एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं, पार्ट नंबर 8, जिसमें अपने मानव तंत्र पार्ट जो चैप्टर है मानव तंत्र उसका अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में जो पढ़ेंगे उससे पहले अपने 7 पार्ट इसके कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग पॉइंट पाचन तंत्र से संबंधित अपने किए हैं, जिसकी जानकारी आपको मैं बता देता हूं शॉर्ट में। जैसे ग्रास नली है, ग्रसनी है, दांतों के प्रकार हैं, अमाशय है, छोटी आंत है, छोटी आंत के प्रकार हैं। और इससे पहले बच्चों अपने बड़ी आंत का अध्ययन कर रहे थे। बड़ी आंत का एक भाग अपने कर लिया था, आपको जहाँ तक ध्यान में होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें बच्चों, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लगातार देखें और लगातार आप अपना उत्साह इसमें बनाए रखें। ठीक है, लगातार आप अपना उत्साह इसमें बनाए रखें ताकि आपको जो मेहनत आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको अच्छे ढंग से भलीभांति प्रकार हो सके। और ये मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लगातार और भलीभांति देख भी रहे होंगे, जैसे आप पहले देखते आ रहे थे। तो इससे पहले बच्चों अपने एक पार्ट का अध्ययन किया था, पार्ट नंबर 7 में, जहाँ तक आपको याद होगा 6 में छोटी आंत का गृहिणी का अध्ययन किया था। अग्रशुद्रांत और शुद्रांत 3 भाग पढ़े थे छोटी आंत के, और ये भी पढ़ा था कि वो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और पार्ट नंबर 7 में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पार्ट नंबर 7 में जो अपने पृष्ठ है उसमें हमने बड़ी आंत का अध्ययन किया था। पार्ट नंबर 7 में किसका अध्ययन किया था? बड़ी आंत का। तो वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पार्ट नंबर 7 में बड़ी आंत शुद्रांत्र के आगे की श्रेणी में बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसमें अपने जो कि विशेष प्रकार के जीवाणु भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। ये ध्यान देना, पीछे मैं बताना भूल गया था, ये क्रिया कौन सी स्पेशल क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है, जो अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। मतलब अपने शरीर में शेष जो भोजन बच जाता है उसको किण्वन प्रक्रिया द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों को अवशोषण व अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना होता है। ठीक है ना। और बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला अधांत्र अथवा अंधनाल था। ये शुद्रांत्र से आगे का भाग होता है और शुद्रांत्र से जुड़ा रहता है, और इससे शुद्रांत्र से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है और शेष बचे हुए अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये रिपीट कर देते हैं ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाए और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और आपको देखो बच्चों, रिपीट होने से आपकी कड़ी लगातार जुड़ जाती है, तो रिपीट करना एक अति आवश्यक मतलब पहलू है, इस चीज़ का अति आवश्यक फैक्ट है, तो रिपीट करना आवश्यक होता है। अंधनाल के प्रथम भाग जो शुद्रांत्र से जुड़ा रहता है, इसे थोड़े नीचे भीतर की तरफ 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूपी परिशेषिका भी कहा जाता है। ये एक विशेष क्वेश्चन बनता है, कृमि रूपी परिशेषिका किसे कहते हैं? ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई हो आपको? तो इसको आप रिपीट करने से आपको तैयार भी हो जाता है। यदि जिन बच्चों ने साथ साथ तैयार किया है तो उनको साथ साथ में याद भी रहता है, तैयार भी हो जाता है कि ये चीज़ आपने पढ़ी थी और ये सर ने दोबारा बता दिया। एक तो देखो इसमें पीछे वाले पार्ट का दोहरान हो जाता है और आपको तैयार हो जाता है कि ये चीज़ पढ़ी थी और ये हमें आपको पता चल जाता है कि आपको तैयार है या नहीं है। तो आज अपने देखो पहला भाग पढ़ लिया था, बड़ी आंत का दूसरा भाग पढ़ते हैं अपने, जो आज अध्ययन करेंगे अपने। तो देखो दूसरा पार्ट है बच्चों इसका, बड़ी आंत का दूसरा भाग है। मैं यहाँ हेडिंग तो लगा देता हूँ, बड़ी आंत ही पढ़ रहे हैं अपने। बड़ी आंत का जो दूसरा पार्ट है उसका अपने अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी आंत के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहे। ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा है इसका? बृहदांत्र। दूसरा भाग कौन सा है? बृहदांत्र। ये है इसका दूसरा पार्ट। तो देखो कैसे करते हैं, बृहदांत्र क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ठीक है, तो
इसमें देखो, तो इसमें बृहदांत्र में क्या होता है, ये आहार नाल में बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग बृहदांत्र कहलाता है। आगे वाला भाग क्या कहलाता है बच्चों? बृहदांत्र कहलाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये भाग क्या कहलाता है? बृहदांत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। ये भी ध्यान रखना, यह उल्टे यू के आकार की, ठीक है, और करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। लंबी क्या होती है? नलिका होती है, ठीक है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है, और इस नली को, बृहदांत्र का जो भाग है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो देखो, ये तो इसकी डेफिनेशंस हो गई, और उल्टे यू आकार की ये होती है, 1.3 मीटर करीब इसकी लंबाई होती है। भाग कितने इसके? 4 भाग। कितने इसके? 4। और कौन कौन से? अभी देखो, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। पहला है आरोही बृहदांत्र। पहला कौन सा है? आरोही बृहदांत्र। आरोही बृहदांत्र, पहला पार्ट आरोही बृहदांत्र। ये देखो क्या होता है, आरोही बृहदांत्र में क्या होता है कि ये करीब 15 सेमी लंबी नलिका होती है। करीब कितनी? 15 सेमी लंबी नलिका होती है। याद रखना, करीब 15 सेंटीमीटर होती है लंबी नलिका होती है। 15 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? नलिका होती है, ठीक है ना। आरोही बृहदांत्र में ये होता है। और दूसरा है अनुप्रस्थ बृहदांत्र। दूसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। इसमें क्या होता है? देखो, प्रत्येक की अलग अलग लंबाई होती है। इसमें करीब 50 सेमी लंबी नलिका होती है। अनुप्रस्थ में कितनी होती है? 50 सेमी लंबी नलिका। तो करीब 50 सेंटीमीटर लंबी 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। पचास सेंटीमीटर लंबी नलिका इसमें होती है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा होता है अवरोही बृहदांत्र। तीसरा कौन सा है? अवरोही बृहदांत्र। इसमें देखो क्या होता है, इनके सबके अलग अलग मान हैं। अवरोही बृहदांत्र 25 सेमी लंबी नलिका वाला होता है। इसमें करीब
25 सेमी लंबी नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, इसमें नलिका होती है। ठीक है ना, करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका इसमें होती है। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर भाग है इसका। सिग्माकार बृहदान्त्र सिग्माकार बृहदान्त्र इसमें देखो क्या होता है, सिग्माकार बृहदान्त्र की लंबाई कितनी होती है। तो सिग्माकार बृहदान्त्र है ये करीब 40 सेमी लंबी नलिका होती है। इसमें करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। चालीस सेंटीमीटर लंबी इसमें नलिका पाई जाती है। तो देखो बच्चों, मैंने बृहदान्त्र के 4 भाग बताए थे आपको। वहाँ तो जो डायग्राम था उसमें सिर्फ बृहदान्त्र ही दर्शाया था। आरोही बृहदान्त्र पहला, दूसरा अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, तीसरा अवरोही बृहदान्त्र और चौथा होता है सिग्माकार बृहदान्त्र। आरोही की 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, इसकी 50 सेमी होती है अनुप्रस्थ की, और अवरोही की 25 सेमी लंबी नलिका होती है, और सिग्माकार की करीब 40 सेमी लंबी नलिका होती है। तो ये 4 प्रकार के इसमें बृहदान्त्र पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग अपने अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के अलग अलग बृहदान्त्र होते हैं। ठीक है, अब देखो जो इसका तीसरा पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे अपने। जो बड़ी आंत का तीसरा भाग है मलास्य। तीसरा भाग क्या है इसका, मलास्य। इसका अपने अध्ययन करेंगे। तो तीसरा पार्ट है इसका मलास्य। इसमें देखो क्या होता है, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है बच्चों। मलास्य आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल जो होती है उसका लास्ट ही पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है, मलास्य होता है, जो कि करीब 20 सेमी लंबा होता है। कितना लंबा होता है, करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और मलास्य के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुद्दानाल कहते हैं। ये भी इसी के 3 सेंटीमीटर वाले भाग को क्या कहते हैं, गुद्दानाल कहा जाता है। और गुद्दानाल मल द्वार के रास्ते बाहर निकलता है और मल द्वार पर आकर के आहार नाल समाप्त हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, मल द्वार पर आकर ये आहार नाल क्या होती है, समाप्त होती है। और गुद्दानाल में 2 स्वर्णी बही व 2 अंतः स्वर्णी पाए जाते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रियाओं को ये स्वर्णी पेशियां ही नियंत्रित करती हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं उन्हें ये स्वर्णी पेशियां क्या करती हैं, नियंत्रित करती है। ठीक है ना, अब देखो इसको लिख लेते हैं थोड़ा। तो यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, जो कि करीब 20 सेमी लंबा होता है, जो कि करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि करीब 20 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और मलास्य के अंतिम मलास्य के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को 3 सेमी वाला भाग गुद्दानाल कहलाता है।
गुदा नाल होता है या कहलाता है। ठीक है ना। अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला भाग ही क्या कहलाता है, गुदा नाल कहलाता है या होता है। ठीक है। और देखो, गुदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है, वह मलद्वार पर आकर के आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदा नाल मलद्वार के रास्ते, गुदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है, बाहर आता है या निकलता है, और मलद्वार पर आकर के आहार नाल समाप्त हो जाती है। आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। आहार नाल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब देखो, गुदा नाल में 2 स्वर्णी व बही और 2 अंत्य स्वर्णी पाए जाते हैं। ये भी विशेष बात है। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 स्वर्णी बही और अंत्य स्वर्णी पाए जाते हैं। 2 स्वर्णी बही व 2 अंत्य स्वर्णी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। तो गुदा नाल में 2 स्वर्णी, गुदा नाल में 2 स्वर्णी बही और अंत्य, बही मतलब बाहर, व अंत्य अवशोषण अंत्य स्वर्णी पाए जाते हैं। अंत्य स्वर्णी पाए जाते हैं। स्वर्णी पाए जाते हैं। और पाचित आहार रस के अवशोषण के बाद शेष रहे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये स्वर्णी पेशियाँ ही नियंत्रित करती है। ठीक है। वह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रियाओं को ये स्वर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती है। स्वर्णी पेशियाँ ही नियंत्रित करती हैं। ठीक है ना। स्वर्णी पेशियाँ इनको क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है। तो आज अपने इसमें जो ये भाग था बड़ी आंत, इसको पूरा कर लिया है। वृदांत्र आ गया। वृदांत्र 4 भागों में बंटा होता है। बड़ी आंत का आधांत्र के आगे वाला भाग वृदांत्र होता है। ये उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। आरोही वृदांत्र, अनुप्रस्थ वृदांत्र, अवरोही वृदांत्र और सिग्माकार वृदांत्र। ठीक है। और अगला पार्ट जो था उसका आपने अध्ययन किया, जो मलाशय था। मलाशय भी यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो कि करीब 20 सेमी लंबा होता है। और मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाला भाग गुदा नाल होता है। और गुदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर आता है और मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदा नाल में 2
गुदानाल में 2 स्वर्णी बही व अंतः स्वर्णी पाए जाते हैं व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रियाओं को ये स्वर्णी पेशियाँ ही नियंत्रित करती हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये स्वर्णी पेशियाँ ही क्या करती हैं, नियंत्रित करती है। तो आज अपना ये बड़ी आंत वाला जो भाग है ये समाप्त हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में अपने अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, अच्छे भली भांति आप इसको समझोगे और ये सारी चीज़ आप अच्छे ढंग से तैयार भी करते जाओगे साथ साथ। इसी कामना के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, सहपाठियों को इस चीज़ को सब्सक्राइब भी करवाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।